हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक है आज वह है 1991 के आर्थिक सुधार। दोस्तों दो पार्ट में बटा हुआ है, एक टॉपिक है नया आर्थिक सुधार और एक है आपका 1991 से बाद का आर्थिक सुधार और दूसरा है 2014 के बाद का आर्थिक सुधार। तो ये आपको पता है कि दो बड़े तबके पर भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ठीक है, तो उनको हम सीखेंगे। तो आज जो हमारा है वह टॉपिक है 1991 के पश्चात आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। तो उन्हीं को आज हम कवर करने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा समझ में आती नहीं है, बहुत कम बच्चों को आती है समझ में। यही एक कारण है कि उनका इकोनॉमी मजबूत नहीं होता। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से। ये भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ बच्चों को तो ये टॉपिक ही पता नहीं, मिलता ही नहीं किताबों में कहाँ है, तो आज सब बात करने वाले हैं। परंतु इससे समझने से पहले हम आपको समझाएंगे कि आर्थिक सुधार क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक सुधार क्या होते हैं? जब देश में अर्थव्यवस्था में, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किए जाते हैं और पुरानी व्यवस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक सुधार कहते हैं। दोबारा समझ लेंगे, जब किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किए जाते हैं, नई व्यवस्थाओं के स्थान पर पुरानी व्यवस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक सुधार कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको लिखनी पड़ेगी परिभाषा। ठीक है, क्या लिखनी पड़ेगी? परिभाषा आर्थिक सुधार की। तो जिन बच्चों को लिखनी है परिभाषा वो लिख लीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। जब देश में क्या? जब देश में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किए जाएं पुरानी व्यवस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्थाएं अपनाई जाएं तब क्या होते हैं? आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार कहते हैं। अब यहां पर आर्थिक सुधार कहते हैं, तो बच्चा ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं आर्थिक सुधार, नए आर्थिक सुधार या आर्थिक सुधार। तो बच्चा ये दो प्रकार से आपको करने हैं। एक तो करने हैं 1991 के पश्चात आर्थिक सुधार। ठीक है बच्चा। दूसरा जो पढ़ना वो पढ़ना है 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो बेटा ये जो हैं दो पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दोनों में ही जो है वो पैट के सिलेबस में दे रखा है। दोनों ही चीज़ें जो है पैट के सिलेबस दे रखी है। तो आज का जो हमारा पर्पज़ है वह किस पर है? 1991 के आर्थिक सुधार पर। ठीक है भैया, आज का टाइम जो हमारा कंडीशन है वो क्या है? आर्थिक सुधार पर 1991 के। ठीक है बच्चा, तो ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रख कर देता हूँ। जब देश में अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किए जाते हैं, पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर नई अर्थव्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, उन्हें आर्थिक सुधार कहते हैं। और दो प्रकार से आर्थिक सुधार हुए, 1991 के पश्चात और 2014 के पश्चात। तो दोनों में हम बात करने वाले हैं, परंतु आज की क्लास जो है वो 1991 के पश्चात वाली है हमारी। ठीक है भाई, तो आप समझते हैं क्या है नई आर्थिक नीति। हम इसे कह सकते हैं नई आर्थिक नीति भी कह सकते हैं। और कब की कह सकते हैं? 1991 की। क्या कह सकते हैं? 1991 की। तो बेटा अब यहाँ पर बात आती है क्या, जब ये सुधार थे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीएम यहाँ कौन थे? तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव। ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, जबकि वित्त मंत्री बच्चा कौन थे यहाँ पर? तो मनमोहन सिंह। तो अब आपको तो पता ही है, मनमोहन सिंह का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि अर्थशास्त्री थे। यानी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री बने। देश के बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री भी रहे। और कितने कार्यकाल? 2 कार्यकाल तक भी रहे। ठीक है भाई, ये 2 कार्यकाल तक भी रहे। ठीक है, अब बात आती है कि नई आर्थिक नीति के घटक क्या थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रमुख घटक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कितने घटक थे? तो प्रमुख 3 घटक थे। 3 घटक। और वो 3 घटक क्या थे भैया? वो थे LPG। अब बच्चा ये मत सोचा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसका मतलब। LPG का मतलब कभी सोच लो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, LPG। ये 3 घटक थे बच्चा। ये कई बार एग्जाम में आता है कि 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन आएगा उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन आएगा वैश्वीकरण, तीसरा आएगा निजीकरण और चौथा आएगा उपरोक्त सभी। तो बच्चा यहाँ पर क्या है? ये तीनों हैं। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। इसे हम कहते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जिसे कहते हैं उदारीकरण। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को। ठीक है भैया। तीसरा जो होता है वो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये याद रखने का तरीका है। ये क्या है? हमारे घटक है बच्चा। तो ये याद रखने का तरीका जिससे कि आपको आसानी से जो ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है बेटा, अगर आपने ये आसानी से याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। L तो हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन। ठीक है, P से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और G से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इसके प्रमुख घटक थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे नोट करिए। इतना थोड़ा सा हम पानी, जल, नीर, ठीक है, इसे ग्रहण करते हैं। हमारे भी 3 घटक, पानी, जल, नीर। ठीक है बेटा, हो गया कवर। चलो अब इसको कर देते हैं रब। अब इसके लिखते हैं कारण। ऐसा क्यों हुआ, और ये भी बताएंगे कि तीनों घटक क्या क्या हैं। तो पहले हम बताने वाले हैं कारण, क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत जब भी आएगी जब कोई कारण होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला था उच्च राजकोषीय घाटा। क्या था? उच्च राजकोषीय घाटा, यानी कि देश में उच्च राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो गया था। अब आप सोच रहे हो सर ये बकवास कौन सी शुरू हो गई, उच्च राजकोषीय घाटा क्यों? तुम्हें वो सारी बातें बकवास लगती हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था आप पढ़ते नहीं हो। तो आपको हम बताने वाले क्या, जब देश में आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्च राजकोषीय घाटा। ये जब बजट पढ़ोगे जब समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सरकार की आय कम वह खर्च ज़्यादा, हम इसको क्या कह सकते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब जब सरकार राजकोषीय घाटा लेगी, खर्च ज़्यादा करेगी, तो सरकार को क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज, ऋण लेना पड़ेगा। और जब ऋण लेना पड़ेगा तो तुम्हें पता है, जब ऋण लेना पड़ेगा सरकार कर्जे में डूब जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? आपका राजकोषीय आपका घाटा हो जाएगा। और इतना घाटा था कितना? तो देश की GDP का 8.4%। यानी कि अगर 100 रुपये हमारे पास थे, हमारे देश में 100 रुपये कमते थे, तो हमें घाटा कितना होता था? 8.4% का घाटा होता था। ठीक है, तो इस घाटे को कम कैसे किया जाए? कम कैसे? विकल्प ये भी आ रहा होगा मन में, कम कैसे किया जाए? तो पहली बात तो ये कम कैसे किया जाएगा? सबसे पहले खर्च सीमित कर दिया जाए, सब्सिडी कम कर दी जाए। यानी क्या कर दिया है? खर्च कम कर दिया जाए, सब्सिडी कम कर दी जाए, और कर दर बढ़ा दी जाए। तो इस तरीके से जो है बेटा
ये काम हो सकता था। तो एक तो यही कारण था हमारा, यानी कि नई आर्थिक नीति आने का कारण एक यही भी था। दूसरा क्या था? दूसरा कारण था विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार कम होना। अब फिर आपको समझ में नहीं आया होगा यार ये क्या चल रहा है आज, तुम ये सोच रहे होगे नहीं बच्चा, सब है सब। अब देखिए क्या है, राज को विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, इसमें कमी थी। मतलब क्या है कि जब विदेशों से तुम काम करोगे, ऐसा मान के चलिए तुम पेट्रोल खरीदोगे, पेट्रोल को अपने हाथ में ही होता है, तो पेट्रोल भी तो दूसरे देश से खरीदोगे। तो जब हम कोई भी मुद्रा या कोई भी वस्तु या कोई भी कच्चा माल जब विदेशों से खरीदेंगे, जैसे मान के चलिए अगर हमको सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो हम रुपये में थोड़ा भुगतान करने वाले हैं उसको, हम रुपये में भुगतान थोड़ा ही करने वाले हैं, हम किस में भुगतान करेंगे, वहाँ रियाल में करेंगे भुगतान। तो हमारे पास रियाल होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा होगी, जितना हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा होगी, इतनी ही मजबूत अर्थव्यवस्था होगी हमारी, इतनी क्या होगी, मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। तो इस चीज़ों में बड़ी कमी थी और हमारे पास केवल इतना भुगतान था, इतना भंडार था कि हम केवल 10 दिन तक ही भुगतान कर सकते थे अपने खर्चों का। विदेशों से जो व्यापार चल रहा था उसमें हम कितना भुगतान कर सकते, मात्र 10 दिन का हमारे पास था। समझ गए नहीं? तो एक ये था कारण। तीसरा कारण जो था वो हमारा क्या था? तीसरा कारण क्या था? भुगतान संतुलन में कमी। क्या था? भुगतान संतुलन में कमी। संतुलन में कमी। अरे बाप रे, आज क्या हो गया, गुरुजी को क्या क्या पढ़ा रहे हैं, यानी भैया भुगतान संतुलन में कमी का मतलब क्या होता है, सभी समझिए। जैसे मान के चलिए भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, मैं अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा हूँ। मान लीजिए भारत है, भारत किसके साथ व्यापार कर रहा है, अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि मैं कुछ माल अमेरिका को बेचूंगा तो अमेरिका हमसे कुछ लेगा, यानी कि हम अगर अमेरिका को फल फरूद बेचेंगे तो अमेरिका हमें क्या देगा, मान लीजिए अमेरिका हमें क्या देगा, तेल देगा, हमें सोना देगा। तो इस तरीके से वो भी हमें प्रोडक्ट देगा। तो इसमें क्या कमी आ गई थी कि हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा धन का माल जा रहा था दूसरे देशों में, ठीक है, परंतु दूसरे देशों से बहुत कम पैसों का हमारे पास माल आ रहा था, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन में कमी होना। तो हमारी भुगतान संतुलन में जो हो रही थी वो कमी हो रही थी। इसका कारण यही था एक कि हम अपने यहाँ से तो जो आयात कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पैसे कर रहे थे, परंतु हमारे यहाँ पर जो आ रहा था बहुत कम रुपए में आ रहा था। इससे क्या हो रहा था कि विदेशी भंडार में कमी हो रही थी। ठीक है भैया, आगे बात समझ में, इतनी बात आगे समझ। 1981, अब एक और बात है इसमें, चौथी बात क्या है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक ये भी कारण था नई आर्थिक नीति आने का। 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कि कुछ देश ऐसे थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि अमेरिका वाले जैसे देश, वो क्या करते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़िया देते थे। ये सोवियत संघ वाले देश जो थे वो किसे देते थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो जिस वजह से क्या हुआ कि हमारे व्यापार पर जो है इसका भारी प्रभाव पड़ा। ठीक है। पांचवा क्या था, खाड़ी युद्ध भी एक कारण बना। क्यों बना, देखिए खाड़ी युद्ध जब हुए तो क्या हुआ कि हम खाड़ी देश जो थे, जैसे आपका अल्जीरिया हो गया, वियतनाम हो गया, ऐसे जो देश थे, हम यहाँ से क्या मंगा रहे थे, हम इनसे मंगा रहे थे तेल, कच्चा तेल मंगा रहे थे। तो वो कच्चा तेल आने में दुविधा होने लगी, यानी कि क्या, परेशानी आने लगी जब खाड़ी युद्ध होने लगे। तो फिर जब हमारे यहाँ पर मटेरियल पूरी तरीके से नहीं आ रहा था तो फिर हमें नई आर्थिक सुधार करना पड़ा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो खाड़ी देशों में, जैसे अरब खाड़ी देश है, खाड़ी देशों में जो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे थे, हमारे यहाँ के लोग जो है काम कर रहे थे, अब वो अपना पैसा घर नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है। वो पैसा वहाँ कमाएंगे नहीं तो वो पहुँचाएंगे नहीं, तो वहाँ के लोग जो थे घर पर वापस आने लगे, युद्ध हो गया तो वहाँ पर व्यापार बंद हो गए। तो जिससे क्या हुआ, हमारे देश में जो है पैसे की कमी आई। ठीक है। हमारे देश में कैसे आई, पैसे की कमी आई, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या आई, कमी। तो ये भी एक कारण था। ठीक है। छठा जो कारण था इसमें हमारा, वो क्या कारण था, वो था मुद्रास्फीति। क्या था, मुद्रास्फीति का होना। मुद्रास्फीति कब होती है बच्चा, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है। ये मान लीजिए ये मार्कर है, मैं चला रहा हूँ, उसकी मांग बढ़ जाए, मार्कर उत्पादन कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, इसके रेट बढ़ेंगे। तो देश में एक ये भी कारण था कि जब बाहर ऐसी परेशानी चल रही थी तो मुद्रास्फीति हो गई थी और देश में जो है मांग ज़्यादा बढ़ गई थी वस्तुओं की, परंतु उत्पादन कम हो गया था। तो ये तो थे कारण इसके होने के। ठीक है भैया, ये तो थे नई आर्थिक नीति के कारण। आप इनको नोट करते चलाओ और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अभी फिलहाल में बेसिक समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा थ्योरिकल, निम्नलिखित में से नई आर्थिक नीति का जो उद्देश्य मतलब कारण थे वो क्या थे, तो इनमें से एक आदमी मिस कर देगा। अब बात करेंगे उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहले बात यह है कि पहला उद्देश्य क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी शामिल करना। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को क्या करना था, शामिल करना। शामिल करना बच्चा, एक तो ये हो गई। दूसरी बात जो थी, दूसरी मुद्रास्फीति में कमी। मुद्रास्फीति में कमी करना, इसका ये उद्देश्य हो गया था। तीसरा जो कारण था बच्चा वो क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। ठीक है बच्चा। चौथा जो हो गया था वो क्या हो गया था, राजकोषीय घाटों को कम करना। राजकोषीय घाटों को कम करना। ठीक है बच्चा। पांचवा जो हो गया था वो हो गया था आर्थिक प्रतिबंध हटाना। आर्थिक प्रतिबंध हटाना, प्रतिबंध हटाना मतलब पहले क्या होता था कि हर एक चीज़ पर लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे लाइसेंस, कोटा और आपके परिपत्र, ऐसी चीज़ों को जो है हटा दिया गया था यहाँ से। ठीक है भाई। छठा जो है हमारा क्या है, छठा है माल सेवा प्रौद्योगिकी, यानी क्या, माल सेवा प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह करना यानी कि हमारे यहाँ के माल वस्तुएं, हमारे यहाँ की सेवाएं, यानी कि हमारे यहाँ का माल यानी वस्तुएं विदेशों में जानी चाहिए, तो उससे मुद्रा भंडार बढ़ेगा। ठीक है, सेवाएं, हमारे यहाँ के लोग विदेशों में नौकरी भी करें, हमारे यहाँ के खिलाड़ी दूसरे देशों में भी खेलें। तो देखो आज अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हमारे देश में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये थे इसके उद्देश्य, यानी कि क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी शामिल करना था, मुद्रास्फीति में कमी करना था, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना था, राजकोषीय घाटों में कमी करना था और आर्थिक प्रतिबंध हटाना था। जो भी हम लाइसेंस से काम करते थे इस तरीके से उन लाइसेंस को खत्म करना था, कोटे को खत्म करना था, रद्द करना था। ठीक है, माल सेवा प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दिखाना था। हमारे यहाँ की वस्तुएं दूसरे देशों में करनी चाहिए, हमारे यहाँ के लोग सेवाएं अपने दूसरे देशों में भी करनी चाहिए, देनी चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए। ठीक है, और रही बात ये कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र के लोग हैं, वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी जाकर काम करें, जिससे कि मुद्रा विदेशी भंडार बढ़े। ठीक है, तो ये तो थे इसके उद्देश्य। ठीक है बेटा। अब आती है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या थी, इस नीति की विशेषता क्या थी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो विशेषता क्या थी, विशेषता इसको समझेंगे। अब क्या है, देखिए पहली, उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली खत्म करना। उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली खत्म करना, खत्म करना। ठीक है, ये विशेषता थी इसकी। दूसरों में क्या था, दूसरा क्या था, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तीसरा बेटा इसमें क्या कारण था, तीसरा था विनिवेश को बढ़ावा देना। विनिवेश को बढ़ावा देना। और यहाँ पर ही 1991-92 में 1991-92 में विनिवेश आयोग की स्थापना हो गई। विनिवेश आयोग की स्थापना हो गई थी भैया यहाँ पर ही। ठीक है, चौथा जो कारण था, चौथा जो विशेषता थी वो क्या थी, विदेशी नीति का उदारीकरण। विदेशी नीति का उदारीकरण मतलब क्या है कि जो भारत के एनआरआई, ठीक है, और विदेशी लोग थे, विदेशी थे, तो भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने की बात करती थी। क्या करती थी, पैसा लगा सकते हो आप लोग। ठीक है भाई। तकनीकी उदारीकरण, तकनीकी उदारीकरण
उदारीकरण कर दिया गया, तकनीकी उदारीकरण कर दिया गया। ठीक है भैया। अब देखिए उदारीकरण बहुत आ रहा है, बाद में समझेंगे भी क्या है इसका। तो देखिए क्या करा गया, विशेषता क्या थी, उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी गई, यानी कि अब जो भी उद्योग करेगा उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, इसकी विशेषता थी। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो है आकर भारत के व्यापारों में शामिल करने की बात की कि भाई तुम अपना पैसा लगाओ, ठीक है, हम अपना पैसा जो है किसी और जगह लगा देंगे। ठीक है। विनिवेशकों का बढ़ावा दिया गया। विनिवेशक का मतलब क्या है, अपने पैसे को हटाकर विदेशों का पैसा लगाना शुरू कर दिया यहाँ पर, और विदेशी यानी विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। विदेशी नीति का उदारीकरण किया गया, मतलब जो एनआरआई लोग थे पहले उन्हें उद्योगों में पैसा लगाने की परमिशन नहीं थी, यहाँ उद्योग करने की परमिशन नहीं थी, परंतु अब उन्हें इजाज़त दे दी कि यहाँ पर उद्योग कीजिए, यहाँ पर अपना पैसा लगाइए। ठीक है। और जितने विदेशी लोग हैं वो भी अब देखिए बढ़ बढ़ के जो है हमारे यहाँ पर कंपनियाँ खोल रहे हैं, जिससे कि देश का विकास बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। तकनीकी का उदारीकरण किया गया। ठीक है भैया। तो ये तो थी। हाँ, अब बात करते हैं प्रमुख घटक में कि उदारीकरण क्या है, ठीक है, और निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। इन तीनों को समझेंगे अब हम समझेंगे इन तीनों को। आप चिंता ना करो, बिल्कुल भी नहीं चिंता करनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आ जाने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उदारीकरण। पहला जो है हमारा क्या है, उदारीकरण। क्या होता है उदारीकरण? लाइसेंस प्रणाली खत्म करना, लाइसेंस प्रणाली खत्म करना, यही क्या होता है, उदारीकरण होता है। ठीक है। या ऐसा कह दीजिए आयात निर्यात में कमी करना, आयात निर्यात में उदारीकरण करना। ठीक है। तीसरा अगर हम कह सकते हैं माल सेवा का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति दी गई। ठीक है भैया। अब समझिए क्या है, यानी कि लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी गई, मगर आज भी वर्तमान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता अगर व्यापार करना है तो। देखिए उदारीकरण में ये तो पक्का है कि लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी। पहले हर काम करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी, कोटा लेने की आवश्यकता होती थी कि हम केवल इतना ही काम कर सकते हैं कोटे के अनुसार, परंतु आज जो हमें लाइसेंस कुछ ही क्षेत्रों में लेना पड़ता, अन्यथा सभी में लाइसेंस करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल में, तो अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो ट्यूशन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, परंतु कॉलेज विद्यालय खोलने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है भैया। तो ऐसे में हमें क्या करना, कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस लेने की जरूरत है आज भी, जैसे शराब, सिगरेट। अगर शराब उद्योग करना है, सिगरेट उद्योग करना है तो लाइसेंस लेना है। ठीक है। अगर रक्षा अनुसंधान के काम करने हैं तब भी लाइसेंस लेना है। ठीक है। उद्योग करना है तो लाइसेंस लेना है अभी भी। ठीक है। और खतरनाक रसायन का उत्पादन करना है तब भी हमें क्या करना है, लाइसेंस लेना है। तो कुछ ही क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, वरना तो क्या करा, लाइसेंस खत्म किया। यानी कि उदारीकरण का मतलब अपनी कठोर नीति को छोड़कर उदार नीति अपनाई गई। ठीक है। जब उदार नीति अपनाएंगे तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा और क्या होगा, देश डेवलप होगा। आयात निर्यात में उदारीकरण किया गया, यानी कि हम जो अपना आयात करते थे वस्तुओं को और जो निर्यात करते थे उसमें भी हमने कुछ ढील बरती। ठीक है। और रही माल सेवा का मूल्य, पहले क्या था, सरकार निर्धारित करती थी सेवा का भी और माल का भी मूल्य, परंतु ये शक्ति किसे दी, ये केवल कारखानों को शक्ति दी। माल और सेवा के मूल्य निर्धारित करने की केवल कारखानों को और कंपनियों को ही अनुमति दी कि आप ही अपने आप जो है मूल्य निर्धारित करिए। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ठीक है भैया। दूसरा होता है निजीकरण। दूसरा क्या होता है, निजीकरण, जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना इसमें आया। ठीक है भैया। निजी क्षेत्रों में बढ़ावा देना। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ही बात करें, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्रों को कम करना। ठीक है, ये भी हो गया। या ऐसा कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश करना।
विनिवेश करना यहाँ पर हो जाएगा। मतलब निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। जो प्राइवेट कंपनी हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो आकर अपने कंपनी खोल सकते हैं, अपने व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों की कमी की जो सभी लोगों के लिए हैं, जो सरकार जिनका मूल्य निर्धारित करेगी, बाजार पर नियंत्रण करेगी। ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को खत्म करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाना। ठीक है। और क्या करा, सार्वजनिक क्षेत्रों में यानी सरकारी क्षेत्रों को विनिवेश करवाया गया, विदेशों के हाथों बेचा गया, या विदेशी लोगों की पूंजीपति लोगों को हाथ में दिया गया और उनको बेचा गया। मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों में जो व्यक्ति 51% का हिस्सेदार हो गया, 51% का जो हिस्सेदार हो गया, वही उसका क्या करेगा, प्रबंधन करेगा या फिर स्वामित्व हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। वही इसका स्वामी या क्या हो जाएगा, प्रबंधक हो जाएगा। जैसा मान के चलिए ट्रेन है, रेलवे है, और रेलवे को अगर 51% जितना भी धन लगा हुआ है, अगर उस धन का 51% जो है अमेरिका लगा देती है या उत्तरी कोरिया लगा देती है, तो भारत का अधिकार हटकर वो किसके अधिकार में चला जाएगा, इन देशों के अधिकार में चला जाएगा। या समझिए दूसरी बात, या ऐसा माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, अगर हमने उसके 51% शेयर खरीद लिए तो उसमें हम स्वामित्व या हम प्रबंधन करेंगे और हम निजी लोग हो जाएंगे उसमें, और वो क्या हो जाएगा, उसका स्वामित्व खत्म हो जाएगा अमेरिका का। तो इसको हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब जो आगे बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। अब जो है हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो है वैश्वीकरण। क्या तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण। ठीक है भाई, वैश्वीकरण। इसमें क्या, अपनी अर्थव्यवस्था, इसको समझ लो, अपनी अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही हमें कहते हैं। यानी कि न तो कोई भौगोलिक सीमा और न ही राजनीतिक सीमा होनी चाहिए। समझ गए नहीं? मतलब ये है कि अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है। अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय में बेचना है। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, तो ये हो रहा था दो आदमियों के चक्कर में, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WV यानी कि विश्व बैंक। तो विश्व बैंक और IMF ने ये कहा था, जब तक भारत देश में LPG व्यवस्था लागू नहीं होगी, उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण जब तक नहीं होगा, हम भारत को ऋण प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ऋण प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए, अगर वैश्वीकरण होगा तो हमारी वस्तुएं वहाँ भी जाएंगी, हमारी मुद्रा उनके यहाँ जाएगी, और क्या होगा, उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी जिससे। ठीक है। अगर हम वहाँ से ऋण लेंगे तो जिससे भी ऋण लेंगे हम उनके क्या हो जाएंगे, उनके अधिकार में हो जाएंगे। तो हमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऋण देने के लिए जब भी कहा, जब हम अपने यहाँ पर आर्थिक सुधार करेंगे तब। ठीक है। तो यही था हमारा आर्थिक सुधार का एक टॉपिक, यानी कि 1991 को हमने समझ लिया है। ठीक है। अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे 2014 का। अब जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे, 2014 का आर्थिक सुधार। उसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उन टॉपिक पे ही हम बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।